हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का न्यू लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर में हम हमारा ये एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे। ओके, तो एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में मैं ले चलती हूँ। ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। तो ये देख लीजिए आप, विदेशी क्षेत्र। ठीक है, तो क्या है कि भारत में की व्यापारी प्रणाली जो है उसमें उसके बारे में इंडिया ट्रेडिंग रेजिम तो सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का अपने शीर्ष 10 वाणिज्य भागीदारी में से 9 के साथ व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो जैसे कि अगर हम लोग जितना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है हम लोग का, ठीक है, तो वो हो जाएगा व्यापार घाटा। मतलब कि बेचते कम है और मतलब खरीदते ज़्यादा है और बेचते कम है, तो ये हम लोग का व्यापार घाटा है। तो 10 शीर्ष जो वाणिज्य भागीदारी है हमारे, उनमें से 9 के साथ भारत का व्यापार घाटा चल रहा है। तो भारत का पण्य निर्यात वर्ष 2018 से 19 में जो है बढ़कर 331 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, वैश्विक व्यापार में जो भागीदारी हिस्सेदारी 2% है से भी कम है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के 70% निर्यात में जो है सिर्फ 5 राज्यों का वर्चस्व है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये 5 राज्य जो हैं इनका जो वर्चस्व है ट्रेड में, मतलब कि एक्सपोर्ट में, वो 70% है। ओके, लगभग सभी प्रमुख व्यापार भागीदारी के साथ निर्यात की तुलना में भारत का आयात अधिक है। ओके, मतलब जितने भी हमारे जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो मतलब कि इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है। व्यापार जो भी भागीदारी हमारे है, तो 10 मोस्ट मतलब कि ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल है हमारे। ठीक है, तो उनके साथ 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, तो हालांकि भारत ने अपने सबसे बड़ा जो व्यापार भागीदारी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष बनाए रखा है। ठीक है, तो सरप्लस है इसमें। और अब ये क्वेश्चन जो है कि हमारा जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है वो कौन देश है, तो बीपीएससी का जो 66 बीपीएससी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है, तो यूएसए है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों की PT 365 ये PCS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेरिका वर्ष 2019 से 20 में लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष रहा है, चीन को पछाड़ते हुए। ठीक है, तो क्या है कि 2013 से लेके 2013-14 से लेके 2017-18 तक चीन जो है हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी था। और 2019 मतलब कि 2019-20 से 2020-21 में हमारा व्यापार भागीदारी सबसे बड़ा यूएसए है। ठीक है, अब क्या है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2016 के बाद से वर्ष से सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख जो उपाय हैं वो है मतलब कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या है, 2017 में विदेशी व्यापार नीति 2015-20 से 20 की मध्यावधि समीक्षा आयोजित की गई थी। और 2017 में वाणिज्य विभाग में एक नए लॉजिस्टिक डिवीजन की स्थापना की गई। ये सब क्यों किया गया, ताकि व्यापार हमारा जो बढ़े। ठीक है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, 2017 में निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना जो है टाइज की आरंभ की गई। और परिवहन की उच्च लागत से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए, मतलब जो हम एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं
तो उसमें हमारा क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ही ज़्यादा खर्चीला हो जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए निर्दिष्ट कृषि उत्पाद को निर्यात के लिए परिवहन और विपणन सहायता योजना की शुरुआत की गई। ओके, अब क्या है कि भारत का हाल ही चालू घाटा अधिशेष जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है कि भारत ने अप्रैल जून 2020 में दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी के 3.9 के बराबर चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। इससे पहले भारत का चालू खाता वर्ष 2006 से 7 की मार्च तिमाही में धनात्मक रहा है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। वर्ष 2001 से 2 से वर्ष 2003 से 4 तक लगातार 3 वर्षों तक संपूर्ण वर्ष के दौरान भारत का चालू खाता धनात्मक रहा है। ठीक है, यह अधिशेष व्यापार घाटे में 10.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संकुचन के कारण, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच पण्य आयात में गिरावट आई है। आयात में गिरावट कच्चे तेल की कीमतें, घरेलू मांग में कमी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण है। यह स्थिति अपने विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसमें वृद्धि करने में आरबीआई की सहायता करेगी। ओके, जो वित्तीय और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वित्तीय स्थिति और स्थिरता और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को, ठीक है, बाह्य क्षेत्र वही एक्सटर्नल सेक्टर हमारा, दोनों की स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह कदम आरबीआई का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि देश के पास घरेलू उत्पाद के लिए भुगतान करने हेतु पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। ठीक है, अब क्या है कि देश का विदेशी मुद्रा जो भंडार है फॉरेक्स रिजर्व प्रथम बार 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया गया है। फर्स्ट टाइम है जब इतना ज़्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति या विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर और आईएमएफ में आरक्षित निधि शामिल है। ओके, अब आप ये देखो कि ये जो हमारा एसडीआर है आईएमएफ वाला, तो ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में आ चुका है 2020 में। तो कभी कभी यूपीएससी इस टाइप का छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन यही है कि क्लियरेंस हमारा अच्छा होना चाहिए। तो प्री में हमारा क्वेश्चन आया था कि जो गोल्ड ट्रेंच वो कौन रिजर्व करता है। ठीक है, तो गोल्ड ट्रेंच आईएमएफ रिजर्व करता है, तो उसके बारे में था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे क्या है कि भारत का प्रशुल्क ढांचा जो WTO और यूएनसीटीएडी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा विश्व प्रशुल्क ढांचे के भाग के रूप में जारी। ठीक है, तो क्या है कि प्रशुल्क ढांचा जो है इन सब के द्वारा इन सब के भाग के रूप में जारी किया गया है। वर्ष 2018 में भारत में प्रशुल्क मार्ग जो ड्यूटी फ्री रूट है उसके माध्यम से प्रवेश करने वाली विभिन्न प्रकार की विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी लगभग 18% तक पहुंच गई थी। ऐसा अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में बहुत अधिक औसत प्रशुल्क के विद्यमान होने के बावजूद हुआ। बाइंडिंग कवरेज के बारे में देख लेते हैं। तो बाइंडिंग कवरेज क्या है कि भारत की हिस्सेदारी इसमें 74% है। ठीक है, चीन की 100% से पीछे है, चीन है सो 100%। ठीक है, और बाइंडिंग कवरेज वस्तुतः आयात के लिए बाधा दरों को स्थापित करने और टैरिफ को धीरे धीरे कम करने के लिए एक देश की प्रतिबद्धता का व्यापक संकेत है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो बाइंडिंग कवरेज हमारा BC, तो वो क्या है कि इसमें होता है कि आयात जो आप कर रहे हो उसमें जो बाधा आ रहा है उसको स्थापित करने, ठीक है, और टैरिफ को धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक देश का यह प्रतिबद्धता होता है। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत ने प्रशुल्क का पुनः वार्ता की मांग की है। विश्व व्यापार संगठन में WTO में, तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन के
कुछ वस्तुओं पर बाधा दरों या कथित तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन पर ऊपरी प्रशुल्क की पुनः निर्धारण करने की प्रस्ताव की है। मतलब कि WTO से के पास मतलब कि क्या है ये कि कुछ वस्तुओं पर जो बाधा दर है, जैसे कि सूचना IT पे, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ऊपरी प्रशुल्क सीमा को पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब केंद्र आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्पाद से संबंध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है। ओके, विश्व व्यापार संगठन के नियम देशों को निर्यात में पर्याप्त रुचि वाले उत्पादों के लिए बाध्य दरों को पुनः निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। यदि देश में लागू या वर्तमान प्रशुल्क दर बाध्य दर का उल्लेख करती है, ठीक है, तो वार्ता के मध्य से देश को अपनी बाध्य दरों को बढ़ाने के लिए निर्यात देश को क्षतिपूर्ति करनी होगी। ओके, ये कुछ हमारा मतलब कि इंपोर्ट का ग्राफ है। ठीक है, तो ये इसमें मतलब आपको कंट्री वाइज शो कर रहा है और इसमें जो है गुड्स वाइज मतलब कि सेक्टर वाइज, ठीक है, गुड्स नहीं सेक्टर वाइज इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी और मैन्युफैक्चर्स में इतना है, और मिनरल्स और मेटल्स में आप देख सकते हो, और अदर एग्रीकल्चर में है। ठीक है, तो एक शो कर रहा है ये ब्लू वाला कि शेयर ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इन कैटेगरी परसेंट। ठीक है, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है और एवरेज ड्यूटी चार्जेस इसमें लगता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, नीति आयोग और प्लस में हमारा नीति आयोग और प्लस में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, के सहयोग से इस सूचकांक को जारी किया गया है, EPI 2020। अब EPI के बारे में देख लेते हैं। तो EPI के बारे में यह उपराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक डेटा संचालित प्रयास है। ठीक है, मतलब डेटा आधारित ये प्रयास होगा। इस सूचकांक का प्राथमिक लक्ष्य भारत के सभी राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, ताकि निर्यात प्रोत्साहन के अनुकूल नीति का निर्माण किया जा सके। ठीक है, मतलब कि ऐसा कॉम्पिटिटिव बढ़ाया जाएगा, तभी तो सब निर्यात के लिए जो भी निर्माण करना है उसमें वो लोग मतलब अपना रुचि दिखाएंगे और निर्माण किया जाएगा, ताकि कंपटीशन को वो फेस कर सके। उपराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण ढांचे को सुगम बनाया जा सकता है। निर्यात के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। निर्यात प्रतिस्पर्धा की समुन्नति के लिए राजनीतिक अनुशंसा की पहचान करने में सहायता हो सकती है। ठीक है, और क्या है कि यह भारतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की निर्यात तत्परता के लिए निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है तथा निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक है। राज्य एवं संघ राज्य को उनके सूचकांक से में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना, और भारतीय राज्य के निर्यात तैयारी एवं निष्पादन की जांच करना, चुनौती अवसरों की पहचान करना और सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बनाना। और EPI की संरचना जो है वो उसमें क्या है कि 4 स्तंभ है और 11 उपस्तंभ है। इन्फोग्राफी में आपको दिया हुआ है, ये देखिए 4 स्तंभ हमारा है। ये है एक आपका हो जाता है पॉलिसी, ठीक है, एक पॉलिसी आ जाता है, एक बिजनेस इकोसिस्टम, एक एक्सपोर्ट सिस्टम
और फिर हमारा एक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये 4 हमारा पिलर्स है इसके, और इसके ये सब पिलर्स है, ठीक है। मीन्स आप देख लो, ये 20% पॉलिसी का है तो 10% इसमें है, ये 40% है तो 10% इस तरह एक्सपोर्ट का जो है इकोसिस्टम, तो इसमें ये 10%, 5%, ठीक है। देख लो आप 40%, 20, 24, 80 और 20, 100%, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 स्तंभ है। ओके, अब इस रिपोर्ट का जो प्रमुख निष्कर्ष है वो क्या है कि जो समग्र रूप से भारत का जो सूचकांक पर औसत प्राप्तांक है वो 39 है, ठीक है। नीति एवं व्यवसाय पारितंत्र दोनों उच्चतम अंक वाले स्तंभ है, ठीक है। पहला हमने बताया था पॉलिसी और बिजनेस इकोसिस्टम, ये दोनों क्या है उच्चतम अंक वाले, मतलब ये दोनों को हाई रैंक मिला है, हाई मतलब कि अंक मिला है, पॉइंट्स मिला है। और निर्यात पारितंत्र जो है हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, उसको सबसे कम अंक मिला है, ठीक है। अधिकांश तटीय राज्यों का निष्पादन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका भौगोलिक रूप से वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात तटीय, जैसे कि राज्यों को भौगोलिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि एक हो गया आपका तटीय राज्य, ठीक है, जो तट सीमा पे हो। एक हो गया आपका हिमालयी राज्य, ठीक है, और एक हो गया स्थल रुद्र राज्य, जो जिसका सीमा समुद्र से ना लगता हो, ठीक है। और हो गया, और फिर है जैसे कि यूटीज हो गया, और शहर। जैसे कि समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये तीनों आपका तटीय राज्य है, ठीक है। स्थल रुद्र राज्य में आप देख लो तो क्या है कि राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा, ठीक है। तो ये स्थल रुद्र राज्य है, मतलब कि इनका बॉर्डर जो है समुद्र से टच नहीं होता, ठीक है। 3 हिमालयी में आप देख लो, उत्तराखंड है, त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। संघराज्य क्षेत्रों में दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़, ठीक है। इन लोगों का परफॉर्मेंस, मतलब इन स्टेट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। सूचकांक में रेखांकित किया गया है कि भारत में निर्यात संवर्धन को मुख्यतः 3 आधारभूत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि निर्यात अवसंरचनाओं में क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र के मध्य व्याप्त विषमताएं, ठीक है, मतलब क्षेत्रों के मध्य क्या है कि विषमताएं बहुत है। और क्या है, राज्यों के मध्य निम्न व्यापार सहयोग तथा समृद्धि नीति की निम्न स्थिति तथा जटिल एवं विशिष्ट निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निम्न स्तरीय अनुसंधान और विकास अवसंरचना, ठीक है। अब ये देख लेते हैं वेटेज स्ट्रक्चर ऑफ द पिलर्स एंड सब पिलर्स। 1 सेकेंड, इसी के बाद है ना, हाँ। तो ये देखिए, तो जैसे कि इंडेक्स है यहाँ पे, ये कुछ इंडेक्स के बारे में आपको दिया है, जैसे LPI इंडेक्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर डूइंग बिजनेस, और ट्रेड फैसिलिटी इंडेक्स, और ये हमारा इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स, ठीक है। तो पब्लिशिंग एजेंसी क्या है कि वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश करता है, इसे भी वर्ल्ड बैंक, इसे OECD और इसे WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। अब मेजर क्या करता है, तो इसमें देखिए लॉजिस्टिक फ्रेंडलीनेस ऑफ कंट्रीज, ठीक है, और टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक प्रोसेस, जो उसमें कितना टाइम लग रहा है, और असेसमेंट ऑफ ट्रेड फैसिलिटी एंड ट्रेड फैसिलिटी पॉलिसीज एरियाज फॉर एक्शन इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उसका एसेस करता है कि मतलब कि एरियाज़ का और फिर एक्टिविटीज़ का, उसका ये का कैसा रिफॉर्म है, ठीक है। और ये हमारा जो इनेबलिंग ट्रेड है उसमें क्या है कि फैक्टर पॉलिसी एंड सर्विस दैट फैसिलिटेट ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स एंड द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो किस टाइप का फैसिलिटीज़ आपको मतलब कि यहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है, ओके। और ये हमारा इंडिया का रैंकिंग देख लेते हैं, तो 160 में 44 रैंक है, 190 में 68 है, और पब्लिशिंग ईयर भी आप देख लेना, और इसमें 2 में 1.52 है, और 136 में 102 है, ठीक है। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कंट्री, तो जैसे कि टॉप 5 में जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जापान है, और इसमें ऑस्ट्रिया फर्स्ट है, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन ऑल टाइज
फॉर 1। ठीक है, ये सब कंट्रीज़ को 1 रैंक मिला है। और नीदरलैंड को यहाँ पे सबसे 1 मिला है। और यहाँ पे टॉप सिंगापुर रहा है, नीदरलैंड, हांगकांग, लग्जमबर्ग, स्वीडन। ओके, अभी हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन से जुड़े ओके फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे हमने देखा कि भारत ने G20 के सदस्य देशों से कहा है कि वे एक ऐसे समझौते पर कार्य करें जो ट्रिप्स फैसिलिटी अर्थात ट्रिप्स संबंधित प्रावधानों या लोचशीलता। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ देखा कि जो ट्रिप्स फैसिलिटी है उस अर्थात ट्रिप्स संबंधित प्रावधानों या लोचशीलता का उपयोग करने में जो सक्षम बना सके। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, सेकेंड, अच्छा ठीक है, अब हम अन्य संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। तो क्या है कि भारत ने वहनीय कीमतों पर आवश्यक दवाओं और उपचारों और टीका की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार संबंधित जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है, के प्रावधानों के उपयोग को लागू करने के लिए एक समझौता आह्वान किया है। तो ट्रिप्स का मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो इसमें क्या है, भारत ने एक वहनीय कीमतों पर दवाओं और उपचारों और टीकों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए, ठीक है, ट्रिप्स पर अपना क्या है कि समझौते का आह्वान किया है। ओके, अब क्या है कि भारत द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत इन प्रावधानों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यह है कि भारत जिस कारण से इस तरह के समझौते की मांग कर रहा है वह राष्ट्र के लिए अनिवार्य पेटेंट वाली दवाओं की जेनेरिक संस्करण के निर्माण हेतु अनिवार्य लाइसेंसिंग बनाना जारी करना संभव बनाएगा। ठीक है, अब ट्रिप्स फैसिलिटीज फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है कि ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी जो है वस्तुतः देशों के लिए पेटेंट के प्रावधान मतलब कि जैसे कि प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण पेटेंट दवाओं की अत्यधिक उच्च कीमत हो जाती है तो उसको कम करने के लिए एक नीतिगत व्यवस्था करता है। ठीक है, ट्रिप्स फैसिलिटी इसे ही कहते हैं। मतलब कि दवाओं का कॉम्पिटिटिवनेस की कमी के कारण जब दवाओं का जो ये मतलब कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है, आपको पता ही है कि जहाँ कॉम्पिटिटिवनेस है, जहाँ कंपटीशन है वहाँ पर रेट घटेगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव मतलब कि कंपटीशन नहीं है, अगर वहाँ पे एक ही मतलब कि है जो ट्रेड करता हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली है कि मतलब कि कीमतें बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी के लिए ताकि ये जो कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, वो बढ़े, ताकि क्या है कि पेटेंट के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, इसलिए नीतिगत व्यवस्था की गई है। तो ट्रिप्स समझौता तथा ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वर्ष 2001 की दोहा घोषणा पत्र इस संबंध में कुछ प्रावधान प्रदान करता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इन प्रावधानों का जो उद्देश्य है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए ट्रिप्स संगत मानदंडों का अनुपालन करने में सक्षम बनाना, ताकि वे अपने सार्वजनिक नीतिगत का निर्माण या तो दवा उत्पाद की उपलब्धता या जैव विविधता की सुरक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कर सके। ओके, तो यहाँ पे है कि आर्थिक विकास का समर्थन करने वाली जो वृहद आर्थिक संस्थागत स्थिति है उसकी स्थापना कर सके। ट्रिप्स के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे अनिवार्य लाइसेंसिंग का कंपलसरी लाइसेंसिंग। अनिवार्य लाइसेंसिंग जो है वो सक्षम सरकारी प्राधिकरण को पेटेंट धारक की सहमति के बिना
किसी तीसरे पक्ष या सरकारी एजेंसी को पेटेंट आविष्कार के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने में सक्षम बनाती है। ओके, उसके बाद क्या है कि समानांतर आय मतलब पैरेलल इंपोर्टेशन, आयात, ठीक है, समानांतर आयात, इंपोर्ट। ओके, पैरेलल इंपोर्टेशन तो क्या है, यह पेटेंट धारक या स्वामी की सहमति के बिना किसी अन्य देश में विपणन किए जाने वाले पेटेंट उत्पाद या उसके आयात को संदर्भित करता है। ठीक है, थर्ड है पेटेंट से छूट। ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी। ओके, इस समझौते के तहत क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल जो है उसके सहित ज्ञात उत्पादों के नए उपयोग हेतु पेटेंट की आवश्यकता नहीं होती है और देश को नीतिगत आविष्कारी कदम या औद्योगिक प्रयोजन के अभाव वाले ऐसे प्रयोग को संरक्षण नाम प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, डेटा संरक्षण पर सीमाएं जो है किसी दवा उत्पाद या बिक्री या विपणन की अनुमति के लिए शर्त के रूप में दवा नियामक प्राधिकरण की ओर से दवा कंपनी द्वारा उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता का प्रदर्शन करने वाले डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नियत की जाती है। ठीक है, अब क्या है कि अल्प विकसित देश जो है हमारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री LDCs के संक्रमण जो अवधि का विस्तार। ठीक है, दोहा घोषणा पत्र में संशोधन ने ट्रिप्स दायित्व के कार्यान्वयन हेतु LDCs के लिए संक्रमण अवधि को 2021 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, अब पेटेंट पूलिंग के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पेटेंट पूलिंग क्या है कि पेटेंट पूलिंग वस्तुतः दो या दो से अधिक पेटेंट मालिकों के मध्य एक दूसरे को या किसी तृतीय पक्ष को अपने पेटेंट का लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया जाने वाला एक समझौता है। ठीक है, यह अधिक से अधिक नवाचार, सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास का समर्थन करता है, पेटेंट व्यवस्था में विद्यमान बाधाओं को दूर करता है तथा उत्पाद के विकास को तीव्र करता है। ठीक है, कोविड-19 के वर्तमान प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के संबंध में जो पेटेंट पूलिंग का एक अभिनव प्रकार की साझेदारी हो सकती है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में निजी क्षेत्र तो जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में निजी क्षेत्र द्वारा धारित बौद्धिक अधिकारों के प्रबंधन हेतु किया जा सकता है। यह एक पूल का सृजन कर तत्काल लाइसेंसिंग की व्यवस्था के माध्यम से दवाओं तथा टीकों को खोजने का प्रयास तीव्र कर सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ ओरिजिन, उद्गम का नियम। अब हाल ही में राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क नियम 2020, ठीक है, कैरोटर 2020 अधिसूचित किया है। 21 सितंबर 2020 से लागू हो गया है। ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन या उद्गम का नियम क्या है, तो यह देशों में आयातित उत्पाद के उद्गम देशों को निर्माण करने का एक तंत्र है। ठीक है, इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है जैसे वाणिज्य नीति में डंपिंग रोधी होता है। डंपिंग आपको पता है ना कि कुछ किसी दूसरे देश में डंप कर देना। ठीक है, सुरक्षा उपायों जैसे उपायों और साधनों को क्रियान्वयन करने के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि आयातित उत्पाद को MFN या परम अनुग्रहित राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन व्यवहार या अधिमान व्यवहार प्राप्त होगा या नहीं। व्यापार सांख्यिकी के उद्देश्य से लेबलिंग और चिन्हांकन संबंधित आवश्यकताओं के अनुप्रयोग के लिए सरकारी खरीद के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रूल्स ऑफ जो ओरिजिन है
उसके नियम के दो प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है, जैसे गैर अधिमान्य रूल्स ऑफ ओरिजिन और अधिमान्य रूल ऑफ ओरिजिन, नॉन प्रीफरेंशियल और प्रीफरेंशियल। नॉन प्रीफरेंशियल में क्या होता है कि ये नियम जो है किसी भी व्यापार अधिमान्य या तरजीही की अनुपस्थिति में लागू होता है, ठीक है। ऐसे में कोटा, एंटी डंपिंग या मेड इन लेबल जैसे कुछ नीतिगत व्यापारिक उपायों के माध्यम से उद्गम स्रोत का निर्धारण किया जाता है। और अधिमान्य जो है वो क्या है कि ये नियम पारस्परिक व्यापार अधिमान्यों अर्थात जैसे कि क्षेत्रीय व्यापार समझौता या सीमा शुल्क संघों में या गैर पारस्परिक व्यापार अधिमान्यताओं में लागू होते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यापार समझौते में शामिल राष्ट्र अपने हिसाब से उद्गम के नियम का निर्धारण करते हैं और इनमें एक वैध उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने का दिशा निर्देश शामिल होता है। अधिमान्य रूल ऑफ ओरिजिन और गैर अधिमान्य रूल ऑफ ओरिजिन की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक होते हैं, ठीक है। सामान्यतः वस्तु के उद्गम देश को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड जैसे कि पूर्णता प्राप्त मानदंड, ठीक है, होली ऑब्टेंड क्राइटेरियन, और सेकंड है हमारा संतोषजनक प्राप्त रूपांतरण मापदंड। तो दो मानदंड है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि इनमें अन्य देशों से किया किसी आदान जैसे इनपुट सामग्री का समावेशन किए बिना निर्दिष्ट देश में उत्पादित या प्राप्त वस्तुएं सम्मिलित होती है, ठीक है। और संतोषजनक पर्याप्त रूपांतरण मानदंड जो है इसके अंतर्गत वस्तु को उद्गम वाली वस्तु के रूप में योग्य होने के लिए किसी देश में पर्याप्त रूपांतरण से गुजरना पड़ता है। इस मानदंड को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से या एकल रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ विधियां हैं, जैसे कि मूल्य संबंधित विधियां, वैल्यू कंटेंट मेथड। जब किसी देश में वस्तु का वर्धित मूल्य एक निर्दिष्ट स्तर तक बढ़ जाता है तो वस्तु को संतोषजनक रूपांतरित माना जाता है, ठीक है। अब उद्गम प्रशुल्क वर्गीकरण विधि में परिवर्तन, ठीक है। जब वस्तु को प्रयुक्त गैर उद्गमी वाली सभी सामग्रियों से भिन्न शीर्षक या उपशीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है तो वस्तु को संतोषजनक रूपांतरण माना जाता है, ठीक है। अब प्रक्रिया नियम विधि, प्रोसेस रूल्स मेथड। जब वस्तु निर्दिष्ट विनिर्माण या प्रसंस्करण परिचालनों से गुजर चुकी होती है तो वस्तु को संतोषजनक रूपांतरित माना जाता है, ठीक है। अत्यल्प या सहनशीलता का नियम, यह अंतिम उत्पाद के मूल्य या मात्रा कि एक विशिष्ट भाग को, ठीक है, अंतिम उत्पाद द्वारा उद्गम वाली वस्तु का दर्जा खोए बिना गैर उद्गम वाली वस्तु के रूप में दर्ज होने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। अब सीमा शुल्क के बारे में देख लेते हैं, जो नियम जो बना है उसके बारे में। तो ये नियम जो है भारत में वस्तुओं के आयात पर लागू होंगे जहां आयात कर व्यापार समझौते जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में अधिमान्य शुल्क दर का दावा करता है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ अधिमान्य शुल्क दर जो लगता है वहाँ ये जो हमारा सीमा शुल्क जो है वो लागू होगा, ठीक है, वस्तुओं के आयात पर। कार्टर 2020 का उद्देश्य जो है वो है जो भारत के संबंधित व्यापार समझौते अर्थात मुक्त व्यापार समझौता, अधिमान्य व्यापार समझौता और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता आदि के अंतर्गत निर्धारण किया गया। मतलब कि ट्रेड भी हमारा 4 टाइप होता है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक हो गया हमारा अधिमान्य व्यापार समझौता, ठीक है, एक CECA और एक CEPA, ओके। रूल ऑफ ओरिजिन के कार्यान्वयन से संबंधित जो प्रमाण प्रक्रिया के बनाता है, ठीक है, बनाना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि रूल ऑफ ओरिजिन के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमाण, ठीक है, प्रमाणन की जो प्रक्रिया है
उसको सहज बनाना है। ठीक है, अब प्रमुख प्रावधान हम देख लेते हैं इसमें। तो प्रमुख प्रावधान क्या है कि व्यापार समझौते के अंतर्गत शुल्क की अधिमान्य दर का दावा के लिए यात्रा पत्र दाखिल करते समय आयातक को बिल में घोषणा करनी होगी कि आयातित उत्पाद समझौते के अंतर्गत जो शुल्क की अधिमान्य दर के लिए उद्गम वाली वस्तुओं के रूप में पात्र है, उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शुल्क की अधिमान्य दर का दावा उचित अधिकारी द्वारा जांच के अस्वीकार किया जा सकता है यदि सीओ अधूरा है या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है जिससे जारी करने वाली प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हो।